अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मैस एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वैल्यू, इसकी डेरिवेशन है। इस एक्सप्रेशन को हमने प्रूव करना है कि व्हाट इज केसी वैल्यू। ये टॉपिक मैट्रिक की केमिस्ट्री केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया है, जो कि यूनिट नंबर 9 है और उस यूनिट का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर का, और इसमें हम लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानें कि ये जो लॉ है ये टू साइंटिस्ट ने मिला के, गुलबर्ग और वेज ने 1864 में ये लॉ पेश किया था, और इसका मतलब था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप निकालना था जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। उस रिलेशनशिप को इन्होंने अरेंज कर दिया और बाद में उसमें से केसी की वैल्यू डिराइव कर दी। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं कि इस लॉ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है ये हमारे पास इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, द रेट एट विच reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, बाद में हम एक दूसरा डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर हम गौर कर ले तो हमारे पास दो टर्म्स है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि रेट जो है ये क्या चीज है। रेट इज नथिंग, इट इज ओनली द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे ये भी बाजार नहीं होगा, गलत नहीं होगा अगर हम ये कहें कि द स्पीड एट विच रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये भी ठीक है, रेट की जगह आप स्पीड भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज आती है, एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैस क्या चीज है? एक्टिव मैस हमेशा याद रख ले कि जहां पे भी हम एक्टिव मैस का जिक्र करेंगे, एक्टिव मैसेज का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन को हम हमेशा डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब इस लॉ के अंदर हम बार बार जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स शो करेंगे उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर शो करेंगे, और इसका मतलब होगा कि दीज आर द एक्टिव मैसेज और दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन आपको पता है कि इसको हमने किस यूनिट में लेना है, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो भी चीज हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं वो हमेशा होगा मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्टली इक्वल है एक्टिव मैस के। दूसरा, इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट की बात आ गई, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है, दिस प्रोडक्ट इज मैथमेटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको हम उर्दू जुबान में आराम से इसको हासिल ज़रब भी कह सकते हैं। मतलब ये कि दिस इज मल्टीप्लीकेशन। ये केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट नहीं है जिसमें हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के और प्रोडक्ट हासिल करते हैं, ये वो प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट मैथमेटिकल प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है। दो एक्टिव मैसेज के दरमियान जो है वो क्या है, हासिल ज़रब। मतलब इनके दरमियान डॉट होगा जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा फर्दर हम एलेबोरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जनरल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट विद बी, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये हमारे पास सी और डी प्रोड्यूस करेगा। अब ये साइड जो है दीज आर रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या चीज है, दीज आर रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये जो साइड है दीज आर प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब इसमें हम देखना ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है, एक्टिव मैस ऑफ ए, इसको हम डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ए में। जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है इसको हम डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स इन बी, और जो सी है, एक्टिव मैस ऑफ सी विल बी डिनोटेड इन दिस वे, और जो डी है उसका एक्टिव मैस हम डिनोट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों रिएक्शंस में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है वो हमने आइडेंटिफाई करना है और वो हम लिख लेंगे। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देख ले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, सिंपल नॉर्मल और इजी जुबान में हम इसको आर एफ से डिनोट करते हैं। सो आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए मल्टीप्लाइड बाय डी, ये हो जाएगा। अब अगले पे जाते हैं, हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस तरह से होगा।
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो ऐसे होगा कि रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी। अब दोबारा हम ये जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है इसको सिंपल जुबान में आराम से इजीली हम इसको आर आर लिख लेंगे। इसमें आर डिनोट करता है रिवर्स को और आर कैपिटल आर जो है ये रेट को डिनोट करता है। इस तरह से हम इसको यू लिखे सी मल्टीप्लाइड बाय डी कर लेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब जब भी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो उसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन इससे पहले मैं दोनों रिएक्शन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो पिछले स्लाइड पे था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इस वाले को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी, ताकि थोड़ा सा आपके सामने आ जाए और इजी हो जाए। अब मैथमेटिकल रूल है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे इस केस में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इक्वलिटी का साइन आ जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो होगी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाय ए एंड बी। ये एक और रिएक्शन आ गया। सिमिलरली जो रिवर्स रिएक्शन है इसी तरह इसमें भी हम इक्वलिटी का साइन लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेंगे, के आर इस केस में आ जाएगा। इसलिए में हम के एल एफ लगाया था, यहाँ पे के आर आ जाएगा और ये रिएक्शन इस तरह से हम लेते हैं। ठीक है, अब दो तरह के रिएक्शन हो गए। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हम इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा के एफ मल्टीप्लाइड बाय ए एंड मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू के आर मल्टीप्लाइड बाय सी एंड मल्टीप्लाइड बाय डी। ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन व्हेन ए रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। यहां तक लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई। दिस लॉ स्टेट्स and this law shows a relationship between the concentration of reactants and products when the reaction is at equilibrium state। यहां तक तो आपका equilibrium state क्लियर होगा। अब इससे आगे फर्दर हम कैलकुलेशंस करेंगे equilibrium constant वैल्यू की। तो मैं दोबारा उसको रीराइट कर लेता हूं कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन था that is equal to RF was equal to RR और इन दोनों की हमने वैल्यू पुट की थी। वो वैल्यू क्या आ गई, KF multiplied by A and multiplied by B is equal to KR multiplied by C and multiplied by D। अब इस इक्वेशन को फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन ए का नाम दे दूं। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। आफ्टर रीअरेंजिंग ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो जाएगा के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। इन दोनों को हम आपस में लिख लेंगे। अब इसमें हम अगर गौर कर लें तो के एफ जो था वो फॉरवर्ड का कांस्टेंट था, फॉरवर्ड रिएक्शन का, और के आर जो था वो रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इन दोनों की रेशो एक और कांस्टेंट वैल्यू देगी जो कि के सी कहलाएगी। अब इसकी जगह हम के सी की वैल्यू लिख सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू द एक्टिव मास ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय द एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ ए एंड मल्टीप्लाइड बाय द एक्टिव मास ऑफ डी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि हमारे पास जो ऊपर वाले हैं दीज आर द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जो नीचे हैं दीज आर द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमेशा हमारे पास जो केसी की वैल्यू आएगी उसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम लिखेंगे। तो केसी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, दिस इज द रेशियो बिटवीन, केसी इज बेसिकली रेशियो बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन of products and the molar concentration of reactants। ठीक है, और ये खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये एक रेशो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। और ये जो केसी वैल्यू है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, के सी यहां पे मैं लिख देता हूं कि के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी कहते हैं।
ठीक है। तो केसी वैल्यू हमारे पास जब इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन होगा उसमें हम केसी वैल्यू निकालेंगे और केसी वैल्यू हमारे पास बराबर होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। अब यहां तक तो केसी वैल्यू की एक्सप्रेशन हो गई। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रिएक्शन आपको दिया गया होगा, उस रिएक्शन को हमने लिखना है उसकी केसी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां तक हमारे पास एक रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल H2 रिएक्ट विद I2, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये रिएक्शन होगा और ये हमारे पास 2 मोल ऑफ HI बनाएंगे। आपसे पूछा गया होगा कि इसके लिए केसी वैल्यू लिख दे, ठीक है। तो आपने केसी वैल्यू किस तरह से लिखनी है, केसी वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे HI एक्टिव में इसका आ जाएगा और ये जो 2 है कोएफिशिएंट ये इसके पावर में चला जाएगा। ये दूसरा डेफिनेशन है, ये भी इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक नीचे हाइड्रोजन आ गया और नीचे दूसरा आयोडीन आ गया। अब इस तरह से एक्सप्रेशन आप लिखेंगे और इसका आपका 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये कोएफिशिएंट की बात बीच में आ गई और इसने डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब अगेन हम इसको अगर डिफाइन करना चाहे सो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इज केसी वैल्यू इज बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी डिफाइंड इन सेकंड वे, इन दिस वे कि हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उसमें हम कोएफिशिएंट का भी जिक्र करेंगे। पहले हमने कहा था कि द रेट एट व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब वही डेफिनेशन है लेकिन उसके साथ एक चीज हम ऐड करेंगे। मैं दोबारा डेफिनेशन लिख देता हूं कि द रेट एट व्हिच reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances each raised to a power equal to their coefficient, ठीक है। अब जो भी हमारे पास रिएक्शन होगा उसमें जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको भी रेज करेंगे, ठीक है, उसकी पावर में चला जाएगा वो कोएफिशिएंट। अब अगर मैं इसको जनरल रिएक्शन जो हमने लिखा था उसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं कि हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल ए, देन स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। इस रिएक्शन के लिए केसी वैल्यू लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए केसी वैल्यू इस तरह से लिखेंगे, चीज वही आएगी कि हमारे पास एक्टिव मास ऑफ सी लेकिन रेज टू द पावर हो जाएगा जो कोएफिशिएंट में है। सिमिलरली डी रेज टू द पावर स्मॉल बी और नीचे a raised to power small a then multiplied by b raised to power small b. This is second definition of law of mass action, ठीक होगा। अब इसकी तरह हम एक रिएक्शन लिख देते हैं और उस रिएक्शन के जो कोएफिशिएंट होंगे उसको हम पावर में लेके जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और ये अमोनिया बनाता है, ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब 2 मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास इसमें भी 6 हो गए। अब इस रिएक्शन के लिए केसी वैल्यू लिखते हैं, पेपर में ये पूछा जाता है और इसकी 1 नंबर इसका होगा। तो केसी वैल्यू इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है अमोनिया रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट 2 पावर में चला जाएगा, नीचे हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन आ जाएगा और ये रेज टू द पावर 3 हो जाएगा और इस चीज का लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा पेपर में। 3 रिएक्शंस पूछे गए होंगे, उन 3 रिएक्शंस का आपसे पूछा गया होगा कि इसके लिए केसी वैल्यू लिख दें। आपने उसको केसी वैल्यू लिखना है, किस तरह से लिखना है, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। बार बार इसको याद कर ले, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब अगला मैं लिखता हूं, कभी कभी आपको केसी वैल्यू दी गई होगी और आपसे पूछा गया होगा कि इसको रिएक्शन में कन्वर्ट कर ले। लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास अगर CaO मल्टीप्लाइड बाय CO2 डिवाइडेड बाय CaCO3
और आपसे पूछा गया है कि इसको रिएक्शन में कन्वर्ट कर लें। इसको रिएक्शन में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जो टॉप पे होगा वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है और जो नीचे है दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इनको हम किस तरह से लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट पे ले आएंगे, CaCO3 को लेफ्ट पे ले आए और राइट पे CaO कर लें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कर लें और ये आपका रिएक्शन बन गया इससे, और इसका भी 1 नंबर होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात Kc वैल्यू की डेरिवेशन की, और Kc वैल्यू को हम लिखेंगे किस तरह, अगर हमें रिएक्शन पेपर में दिया जाए या Kc वैल्यू दी जाए और उससे हमने रिएक्शन बनाना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब अगला हम इसको देखते हैं कि Kc वैल्यू के यूनिट्स क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ Kc वैल्यू। तो हमारे पास जो यूनिट्स है इसके वो यूनिट्स ऑफ Kc, दो डिफरेंट कंडीशन है यूनिट्स ऑफ Kc। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स देन Kc हैज गॉट नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं बनेगा। ठीक है, नंबर सेकंड कंडीशन ये है इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट is not equal to the number of moles of product then Kc has some unit, लेकिन कोई कांस्टेंट यूनिट नहीं है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह से है, उस हर एक रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट डिफरेंट होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिट्स ऑफ Kc अक्सर पेपर में पूछते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ Kc, और मैं डिफरेंट रिएक्शंस लिखूंगा और उनके वैल्यूज हम देखेंगे कि हम उसका यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं हाइड्रोजन और आयोडीन को लिख देता हूं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंसिंग के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले इसकी Kc वैल्यू लिख दें, सो Kc वैल्यू इसके लिए आ जाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड रेज़्ड टू द पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय आयोडीन। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसका यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक हाइड्रोजन के लिए और दूसरी बार मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो आयोडीन के लिए। अब ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है स्क्वायर के साथ कट गया, दूसरा मोल पर डेसीमीटर क्यूब दूसरे के साथ कट गया। इस कंडीशन में Kc का कोई भी यूनिट नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें अगर हम देख ले, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल है हाइड्रोजन का, 1 मोल है आयोडीन का, और दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास क्या है 2 मोल्स। और ये फर्स्ट केस हो जाएगा व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देन Kc हैज गॉट नो यूनिट। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस हम देख लेते हैं कि हम अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3, तो इसको बैलेंस कर ले, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसके लिए Kc वैल्यू लिख दें, Kc वैल्यू इज इक्वल टू NH3 रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय N2। इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो इसी तरह रह जाएगा, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट है तो ये रेज़्ड टू पावर 3 हो जाएगा। अब इनके स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हम इनकी यूनिट्स लिख देते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 अमोनिया के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और नीचे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन के लिए एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें से हम देख लें तो ये स्क्वायर जो है कि एक के साथ कट गया और जो एक बच गया था वो इसके क्यूब के साथ कट गया, अब स्क्वायर बच गया नीचे। तो Kc वैल्यू इसकी है वो क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर दोनों पे आएगा और इसको हम डायरेक्ट ऊपर भी ले जाएंगे तो Kc वैल्यू ये हो जाएगी कि यहाँ पे अगर ये हम लिख दें मोल स्क्वायर और यहाँ पे -3 था तो ये -6 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर खत्म कर लेते हैं और इनको फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मोल -2 मल्टीप्लाइड बाय डेसीमीटर रेज़्ड टू पावर +6। अब कोई खास यूनिट नहीं है। अब देख लें पहले में हमारे पास यूनिट नहीं था, दूसरे में हमारे पास यूनिट आ गया। इस तरह से हर रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट जो है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है कि हम कह दें कि Kc का यूनिट ये होगा। आपने पेपर में लिखना है कि फॉर एवरी रिएक्शन द यूनिट ऑफ Kc इज डिफरेंट एंड इट हैज गॉट डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। यहाँ तक हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया और इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में Kc की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि हम Kc को किस तरह से यूज करेंगे और किस किस चीज के लिए ये काम आ सकता है।
ठीक है।